हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोक झोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल भाग 9। पिछले एपिसोड में आपने सुना रुद्र का ईशा के साथ ऑफिस के कैंटीन में फिर से थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर रुद्र प्रथा के घर के भी लाइट और पानी बंद करवा देता है। अब आगे ईशा धीरे धीरे अपनी माँ और बहन के पास गई और वहीं सीमेंट से बनी चेयर पर बैठ गई। अब क्या पूरी रात यहीं रहने का इरादा है कि कुछ करेगी? उसकी माँ की तीखी आवाज़ उसके कान में पड़ी। तभी लिया बोल पड़ी, माँ क्यों ना हम सब अपने घर चले, वहाँ तो लाइट है ना। लिया तू अंदर जा, मुझे इससे बात करनी है। उसकी माँ ने लिया को घूर कर देखा। लिया को समझ में आ गया कि उसकी माँ अब उसकी बहन को डांटेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप अंदर चली गई। ललिता ने ईशा के दोनों बाजू को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, एक बात बता, तेरा किसी से झगड़ा हुआ है का, जो तुझे परेशान करने के लिए वो ये सब कर रहा है? देख ईशा, मुझे सच सच बता दे, इसी में तेरी भलाई है कि बात अगर ज़्यादा बिगड़ जाए, बाद में अगर मुझे पता चला ना कि तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, तो तुम मुझे जानती है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ललिता पवार अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए ईशा को घूरते हुए बोली। ललिता पवार एक ऐसी माँ थी जो चाहे भले ही ईशा को कितना भी टॉर्चर कर ले, लेकिन दूसरा जब भी उसके दोनों बेटियों को हल्की सी भी चोट पहुँचाने की कोशिश करता, वो शेरनी की भांति उन दोनों के आगे हमेशा खड़ी रहती थी। ईशा ने सब कुछ सच बताने में ही अपनी भलाई समझी और उसने शुरू से लेकर अब तक की सारी घटना उसे बता दिया। अमन, उसकी इतनी हिम्मत! अमन का नाम सुनते ही ललिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसकी इतनी हिम्मत हुई, उसने तेरे साथ बदतमीजी की और तू चुपचाप आ गई। उससे वही होटल के कमरे में खोद कर गाड़ दिया होता। एक बार वो सामने आ जाए, उसकी आंत, किडनी, लीवर सब बाहर नहीं निकाल दिया ना, तो मेरा नाम भी ललिता पवार नहीं। और तू अंदर जा, मैं इन मुस्टंडों से निपट कर आती हूँ। माँ प्लीज़। ईशा ने अपने दोनों हाथों से ललिता के दोनों बाजू को पकड़ लिया। ललिता ने उसे घूर कर देखा और तमतमाती हुई बाहर जाने लगी। मैं सब हैंडल कर लूँगी, देख लिया मैंने तेरा हैंडल करना, अब छोड़ मुझे। ललिता अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से बाहर जाने लगी। वसीम वहीं से सब कुछ देख रहा था। जब उसने ललिता को तमतमाते हुए अपनी तरफ आते देखा तो वो थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसे अपने बॉस का ऑर्डर तो मानना ही था। क्या है तुम्हारे बॉस का नाम? कौन है वो? कहीं का प्रधानमंत्री है? ललिता वसीम के आगे अपने दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी उसे घूर रही थी। कल से हम लोग बिना पानी के जी रहे हैं। चल तू, मैं तुझे बताती हूँ बिना बिजली पानी के कैसे रहते हैं। इतना कहकर ललिता ने वसीम का एक हाथ से कान और दूसरे हाथ से कॉलर पकड़ लिया। बेचारा वसीम अपने रुद्र सर के रूल से बंधा था, औरत पर हाथ नहीं उठाना है। बड़े बड़े गैंगस्टर को हैंडल करने वाला वसीम औरतों के सामने बिल्कुल भिक्की बिल्ली बन जाता था। देखिए मैम, अब आप बदतमीजी कर रही हैं। उसने ललिता का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। इतना कहकर उसने अपना कॉलर ललिता के हाथ से छुड़ा लिया और उसे थोड़ा सा धक्का दे दिया। ललिता वही सड़क पर गिर गई। ईशा ने जब यह देखा तो वह भागते हुए आई और वसीम पर बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का देने की? इतना कहकर ईशा ने वसीम को जोर से धक्का दे दिया। वसीम पर इस धक्के का कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ, वो बस 2 कदम पीछे हट गया। ईशा ने ललिता को उठाया, वहीं लिया भी दौड़ती हुई आ गई। ओए मिस्टर, क्या समझता है अपने आप को? और कौन है तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और दी को धक्का देने की? वसीम अपनी आंखें फाड़े उन तीनों औरतों को देख रहा था। एक औरत से उसके पसीने छूट जाते थे, पर यहाँ तो 3-3। वहाँ सड़क पर अच्छी खासी सीन क्रिएट हो गई और आसपास के लोग जमा होने लगे। सभी वसीम और उसके आदमियों को भला बुरा करने लगे। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तभी उसमें से एक ने कहा, अपनी गाड़ी उठाओ और निकलो यहाँ से, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। उस झुंड में 1-2 लड़के भी आ गए और वे लोग वसीम और उसके आदमियों के साथ हाथापाई करने लगे और उन्हें वहां से धक्का देकर बाहर निकालने लगे। वसीम अब बुरा फंस चुका था। उसके सामने औरतों और मर्दों के साथ साथ लड़कों की भी अच्छी खासी भीड़ लग चुकी थी।
वो अपना गन निकालकर हवा में फायर करता है, जिससे सब लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। वहीं ईशा और लिया के साथ साथ ललिता के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वसीम किसी भी तरह वहां से निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। गिरने की वजह से ललिता के कोहनी में चोट आ गई थी और वहां से हल्का सा खून निकल रहा था। कुछ लड़के मिलकर प्रथा के घर का लाइट पोल पर चढ़कर ठीक कर देते हैं, परंतु पानी की कमी अभी भी थी। ललिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लिया और ईशा दोनों ने मिलकर ललिता को अंदर ले गई। ललिता भले ही जुबान की कड़वी औरत थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान सबसे ऊंचा था। वो एक स्वाभिमानी औरत थी। किसी की बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। लिया किचन से पानी का बोतल लाई और ललिता को पिलाते हुए बोली, माँ पानी पी लो। ललिता ने ईशा को देखा जो चुपचाप खड़ी थी। वो पानी पीने लगी। तुम्हें क्या जरूरत है उसे उलझने की, जब तुम्हें पता है कि वो इतना बड़ा आदमी है। अरे अब कम से कम अपनी औकात तो देख लेती उससे उलझने से पहले। नाक में दम कर रखा है तूने। मोहल्ले वाले क्या कम पड़ गए थे तुम्हें उलझने के लिए, जो उस बिजनेसमैन से जाके उलझ पड़ी। ललिता अब भी ईशा को डांटे जा रही थी। अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारे इज्जत का तो ख्याल कर लेती। न जाने कल सुबह लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। और अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। दीदी दोपहर से ही पानी नहीं है और दोपहर से ही खाना नहीं बना है, भूख लग रही है। लिया ने मासूम सा फेस बनाकर कहा। लिया को ऐसे देखकर ईशा को बहुत ही दुख हुआ। मैं कुछ लेकर आती हूँ, तुम यहीं बैठो, कहती हुई ईशा चली गई। स्कूटी खराब होने की वजह से वह पैदल ही मार्केट के लिए निकल गई। ईशा जिस रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए गई, राघव भी वहीं बैठकर खाना खा रहा था। ईशा को उसने खाना पैक करवाते हुए देखा। तभी वहाँ कुछ लफंगे लड़के आए और ईशा के साथ बदतमीजी करने लगे। यह देखकर राघव को गुस्सा आ गया। अभी वो अपनी जगह से उठा ही था कि तड़ाक की आवाज़ गूंजी और उनमें से एक लड़का नीचे जमीन पर गिर गया। बाकी के दोनों लड़के एक साथ ईशा को पकड़ लिए। दोनों ने उसके एक एक बाजू को पकड़ रखा था। ईशा ने उनमें से एक लड़के के प्राइवेट पार्ट पर लात मारा और वो जोर से चिल्लाकर अलग हट गया। दूसरा लड़का पहले ही डर के मारे अपने दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के बीच रख लिया। यह देखकर राघव की हंसी छूट गई और वह उस नज़ारे का आनंद लेने लगा। उसे तो पता ही नहीं था कि इतनी भोली भाली देखने वाली ईशा इतनी अच्छी फाइटिंग जानती है। ईशा का गुस्सा देखकर वे तीनों लड़के वहां से भाग गए। माँ माफ़ कर दीजिए दीदी, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई दीदी। ये कहते हुए वे लोग अपना पैर अपने सिर पर रखकर भागे। इन लड़ाई झगड़े में ईशा का खाना पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दोबारा खाना ले सके और मोबाइल पहले ही टूट गया था, तो वह मन मानकर वहां से जाने लगी। थोड़ी दूर जाकर सड़क के किनारे लकड़ी की बनी एक चेयर पर बैठ गई और उसके आंखों के सामने वो सारा घटना किसी चलचित्र की भांति चलने लगा। रुद्र का उसे बचाना, फिर मॉल में रुद्र का एक्सीडेंट का समाचार सुनना, उसके बाद रुद्र का पता लगाने के लिए उसके ऑफिस तक जाना, फिर रुद्र का उसे जबरदस्ती अपने ऑफिस में बुलाना और उसका रुद्र के ऊपर पानी फेंकना। सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने उस दिन उस पर पानी नहीं फेंका होता तो आज ये सब नहीं होता। और वो मन ही मन दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो लगभग रोने ही लगी थी। थोड़ी देर तक वहीं बैठने के बाद वह दोबारा रेस्टोरेंट खाना लेने के लिए चली गई और अपने अंगूठी देते हुए बोली, भैया प्लीज़ मुझे खाना दे दीजिए, मेरी माँ और बहन आज सुबह से ही भूखी है, आप मेरी अंगूठी रख लीजिए। कहते हुए ईशा ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर काउंटर पर रख दी है। सॉरी मैम, ये हमारे रूल के खिलाफ है। कहते हुए उस आदमी ने अंगूठी ईशा को वापस कर दी। ईशा थोड़ा बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने अपना अंगूठी लिया और रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगी। वहीं थोड़ी दूर पर राघव खाना खाने के बाद बिल पे कर रहा था। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी और उसने इशारे से उस काउंटर को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाया। उस वेटर ने ईशा को आवाज़ लगाई तो ईशा ने पलटकर देखा तो वह उसी की तरफ आ रहा था। मैम ये लीजिए खाना, आप कल पैसे दे दीजिएगा। ईशा उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। थैंक यू, इतना ही बोलकर चली गई। इस वक्त ईशा का फेस ऐसा था कि उसे देखकर किसी को भी उस पर दया आ जाए। राघव अपने मन ही मन सोच रहा था, ये अपना अंगूठी क्यों दे रही थी? क्या इसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं? पूछो क्या? नहीं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी। अब राघव को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा था। घर पहुंचकर ईशा ने देखा तो हॉल में लिया अकेली बैठी थी।
माँ कहाँ है छुटकी? दी, वो सोने चली गई। उन्होंने कहा कि तुम दोनों खा लेना, उन्हें भूख नहीं है। ईशा ने खाना वहीं टेबल पर रख दिया। तुम खा लो। आप नहीं खाओगी? लिया ने पूछा। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है, कहती हुई ईशा अपने कमरे में चली गई। अब लिया का भी कुछ भी खाने का मन नहीं था। उसने सारा खाना उठाया और फ्रिज में रख दिया। कल सुबह खा लेंगे, अभी तो कुछ भी मन नहीं है खाने का। और वो भी चुपचाप सोने के लिए चली गई। ईशा अपने बेड पर बैठी बहुत कुछ सोच रही थी। फिर अपना लैपटॉप निकाल कर कल के लिए रिपोर्ट बनाने लगी। उसने मन ही मन कुछ तय कर लिया था। अगले दिन ऑफिस में सभी के रिपोर्ट का रिव्यू किया गया। राघव और अंजना ने जब एक रिपोर्ट देखा तो उनकी आंखें एक साथ एक दूसरे से मिली, क्योंकि उस रिपोर्ट में आधी से ज्यादा शब्द हो या नंबर सब गलत थे। और वो रिपोर्ट देखकर कोई कह नहीं सकता कि एमबीए में टॉप करने वाले स्टूडेंटों में से किसी ने बनाया है। राघव ने एक नज़र अपने सामने बैठे सभी एम्प्लॉय को देखा। सबके चेहरे पर एक उम्मीद और अलग ही कॉन्फिडेंस था, लेकिन ईशा अब भी उदास बैठी थी। राघव ने मन ही मन सोचा, क्या ये ईशा की रिपोर्ट है? किस बात से ये इतनी परेशान है? इसने इतना गलत रिपोर्ट बनाया है। इसके पास कल खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अंजना ने राघव को इशारे में उस रिपोर्ट को वापस वहीं रखने के लिए बोल दिया और बाकी सभी रिपोर्ट को हाइनेस्टी के पास भेज दिया। अंजना ने जानबूझकर उस गलत रिपोर्ट को रुद्र के केबिन में नहीं भेजा था। रुद्र के सामने बैठा रोनी सभी रिपोर्ट पढ़कर रुद्र को सुना रहा था, लेकिन रुद्र को तो सिर्फ ईशा के रिपोर्ट का इंतजार था। तभी रोनी ने कहा, हो गया सर, आप फाइनल कर लीजिए किसे ग्रुप में रखना है। रुद्र ने जब रिपोर्ट देखी तो उस पर नाम नहीं थे, सिर्फ मार्क किया हुआ था। रुद्र ने उनमें से 5 फाइल को सिलेक्ट किया और पूरे टीम की मीटिंग लंच के बाद रखी। लंच के समय ईशा बिल्कुल शांत थी। अर्चना, पूजा और करण सब ईशा को देख रहे थे। उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ है ईशा, तू इतनी परेशान क्यों है? क्या तुम्हारे घर में अब तक पानी नहीं आया? ईशा ने बिना किसी भाव से कहा, बगल वाली आंटी के घर पानी भर कर लाए हैं, शायद आज ठीक हो जाएगा। ईशा, देख तू रुद्र सर से माफी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने अपना एक हाथ ईशा के कंधे पर लपेटते हुए कहा। मैं भी यही सोच रही हूँ। कहते हुए ईशा थोड़ा सा ही खाना खाकर उठ गई। तुम लोग खा लो, मेरा मन नहीं है। और वो वापस ऑफिस की तरफ चली गई। ईशा के जाते ही करण ने पूजा के हाथ पर हाथ रखकर कहा, यार बात कुछ और है। देखने से तो लगता नहीं कि ये इतना उदास रहने वाली लड़की है। 2 दिन में ही कितना घुल मिल गई थी हम सबसे। हमेशा हंस हंस के बातें करती है, चुलबुली सी है, खुश रहती है, और आज इतना उदास है। उन तीनों ने भी बिना मन से खाना खाया और ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आकर सबको पता चला कि उनकी शिफ्टिंग ऊपर वाले फ्लोर पर हो गई है और सभी को एक एक केबिन दिया गया है। राघव ने सभी को अपने अपने नाम पढ़कर केबिन में जाने के लिए बोल दिया। आप लोगों को मैसेज करके बताया जाएगा कि मीटिंग कब है। आप सबको मीटिंग में आ जाना है, राघव ने कहा और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। ईशा ने राघव को पीछे से टोक दिया। सर? राघव जाते जाते पलट गया। वो मेरा मोबाइल टूट गया है, शायद कल तक बनेगा, तो मेरे पास तो मैसेज नहीं आएगा। ठीक है मिस ईशा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू, कहते हुए ईशा उदास मन से ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगी। थोड़ी देर में प्यून ने आकर सबको इन्फॉर्म किया कि आधे घंटे में मीटिंग है। जब सभी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे तो राघव और अंजना ने सेलेक्टेड एम्प्लॉय को कंग्रेचुलेट किया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप सब में से सिर्फ 5 लोगों को ही चुना गया है। आप सब लोग अपने मार्क के अनुसार अपना सिलेक्शन सुनिए। फिर उसने नाम अनाउंस करना शुरू किया। ईशा ने अपने रिपोर्ट पर एक डेविल का चित्र मार्क किया था। राघव ने मार्क बताना शुरू किया। डॉल। पूजा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। टाइगर। करण ने हाँ किया। कार। इसी तरह 5 एम्प्लॉय के नाम बताए गए और सभी बहुत ही खुश हुए। उसमें ईशा का नाम नहीं था और सबने एक दूसरे के लिए तालियां बजाई। सो एवरीवन, जिसका नाम इस रिपोर्ट में नहीं है वो जा सकते हैं। राघव के कहे अनुसार वे लोग चले गए जिनका नाम उस रिपोर्ट में नहीं था। टीम में पूजा, अर्चना, करण, साहिल और निहाल के साथ साथ राघव और अंजना थे। 2 एम्प्लॉय और थे जिनका सजेशन रुद्र के द्वारा करना था। थोड़ी देर में रोनी अंदर आया। सबने उसको ग्रीट किया और अपनी कुर्सी पर वापस से बैठ गए। सब तैयारी हो गई है? रोनी ने पूछा और एक सरसरी नजर वहाँ बैठे लोगों पर डाली। यह सर, सब रेडी है, राघव ने कहा। ओके, आप सब रेडी रहिए, थोड़ी देर में सर आएंगे। कहकर रोनी राघव के चेयर के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर में रुद्र आया। रुद्र ने एक नज़र सभी पर घुमाई, लेकिन ईशा वहाँ नहीं थी। उसने गहरी सांस ली
और राघव को मीटिंग शुरू करने का इशारा किया। पता नहीं क्यों उसकी नजरें ईशा को ढूंढ रही थी। लगभग 3 घंटे तक मीटिंग चलती रही। इधर रजनीश शहर से प्लम्बर लेकर आया था और उसने ईशा तथा अपने दोनों घर के नल को ठीक करवाया। ललिता जी उसके सामने चाय का ट्रे रखते हुए बोली, बेटा चाय पी लो। हाँ आंटी जी, इसकी बहुत ज़रूरत थी, कहते हुए रजनीश चाय पीने लगा। उसकी नज़रें लिया को ढूंढ रही थी। आखिर छोरे के जुबान पर दिल की बात आ ही गई। आंटी, ईशा दी और लिया नहीं दिख रही। ईशा काम पर गई है और लिया कॉलेज गई है। फिर ललिता ने कल रात वाली पूरी घटना रजनीश को बताई। आप चिंता मत कीजिए आंटी, कोई भी परेशानी हो तो आप बेझिझक बताइएगा, मैं जाकर दी को बताऊंगा। अगर दी ने उस रुद्र सिंघानिया के खिलाफ एक रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी ना तो लोग उसे थू थू करने लगेंगे। एक मामूली सी लड़की को इतना परेशान कर रहा है वो। नहीं बेटा प्लीज अब कुछ मत करना, मैं अब और कोई हंगामा नहीं चाहती, अब बस शांति से रहना चाहती हूँ। ओके आंटी, आप ये मत समझिएगा कि हम सब दूर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता भी दूर है, बस एक फ़ोन कॉल कर दीजिएगा। हाँ बेटा, ललिता बस इतना ही बोली। फ़ोन की बात से निश को याद आया, ये ईशा दी का फ़ोन है। उसने अपने पॉकेट से ईशा का फ़ोन निकालते हुए कहा, दुकानदार ने बोला है कि ये ठीक नहीं होगा, जितना पैसा ठीक करने में लगेगा उससे एक नया फ़ोन आ जाएगा। कहते हुए निश ने ललिता के हाथ में वो मोबाइल रख दिया और फिर जाने की इजाज़त मांगी। फ़ोन लेकर ललिता मन ही मन सोचने लगी, अगर ईशा के पास फ़ोन नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगी। पता नहीं उसके पास पैसा है भी या नहीं। अभी तो सैलरी मिलने में भी काफ़ी टाइम है। लिया के कॉलेज का फीस भी जमा करना है। मैं भी उसे क्या क्या बोलती रहती हूँ। फिर वो बिना किसी भाव के टूटे हुए मोबाइल को देखने लगी। रुद्र अपने केबिन में चेयर पर बैठा था। उसने रोनी को फ़ोन करके कहा, रोनी एक बार ईशा का रिपोर्ट मैं देखना चाहता हूँ, तुम लेकर आओ। ओके सर, रोनी ने कहा और फ़ोन रख दिया। उसके बाद वह सीधे राघव के केबिन में पहुंचा। रोनी को देखकर राघव अपने चेयर से खड़ा हो गया। अरे सर, आप क्यों आ गए? मुझे बुला लिया होता। इट्स ओके राघव, तुम अपना काम करो, मुझे बस ईशा का रिपोर्ट चाहिए तो मुझे दो। राघव ने ईशा का रिपोर्ट अपने ड्रॉवर से निकाल कर दे दिया। ये देखकर रोनी थोड़ा सा चौंका। तुमने ईशा का रिपोर्ट बॉस के पास नहीं भेजा था चेक करने के लिए? राघव ने ईशा का रिपोर्ट रोनी को देते हुए कहा, सॉरी सर, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इससे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि इसे एक MBA टॉपर स्टूडेंट ने बनाया है। रोनी राघव के हाथ से रिपोर्ट लेकर वापस रुद्र के पास आ गया। पूजा अर्चना करण जब ईशा के केबिन में पहुंची तो अपना काम कर रही थी। ईशा, तुम्हारा राघव सर से भी झगड़ा हुआ है क्या? उन्होंने तुम्हारा रिपोर्ट हाइनेज के पास भेजा ही नहीं। नहीं, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ईशा ने बिना किसी भाव के कहा। मैं बस उस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बहुत ही गलत सलत लिख दिया था ताकि मेरा सिलेक्शन ना हो। अब मैं उनके सामने भी नहीं जाना चाहती। मुझे उस इंसान से नफरत है। और उसने कल रात वाली सारी घटना उन लोगों को बता दी। कल रात के बाद तो मुझे उससे और ज़्यादा नफरत हो रही है। वो अपने सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इतने दिन तक मेरे परिवार को टॉर्चर कर रहा है। यार रुद्र सर ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ? अर्चना ने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा। ईशा, तो उनसे माफ़ी मांग ले। पूजा ने ईशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ, अब मुझे भी यही लग रहा है। ईशा ने वैसे ही कहा। मैंने उन पर पानी फेंककर उनके ईगो को ठेस पहुंचा दिया है। अगर मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगा तो वो ऐसे ही मेरे फैमिली को टारगेट करते रहेंगे। इतना कहकर ईशा उठ गई। कहाँ जा रही है? पूजा ने उसे रोकते हुए पूछा। मैं उनके केबिन में जा रही हूँ उनसे माफ़ी मांगने। फिर उन तीनों में से किसी ने भी उसे नहीं रोका। रास्ते में वो राघव से मिली। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, ईशा हल्का सा मुस्कुरा दी। कहाँ जा रही हो ईशा? राघव ने पूछा। बस यूं ही, ईशा ने उसी स्माइल के साथ कहा और बिना रुके ही आगे बढ़ती गई। पूरे रास्ते वो मन में सोचती जा रही थी कि उसे रुद्र के सामने कैसे जाना है, क्या बोलना है, कैसे फेस बनाना है। आप इसे प्रैक्टिस कह सकते हैं। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो कमिंग की एक बहुत ही शांत और कोल्ड आवाज़ आई। ईशा अंदर आ गई। उसने देखा कि रोनी भी वहीं था। रुद्र ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशा चुपचाप अपना सर झुकाकर उसके सामने खड़ी हो गई। रुद्र ने इशारे से रोनी को बाहर जाने के लिए कहा। रोनी चला गया। रुद्र अपना दोनों हाथ कमर पर रखे ईशा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। ईशा इस वक्त रुद्र के पैरों को देख रही थी। रुद्र को अपने इतना करीब देखकर उसकी धड़कनें और सांसें दोनों तेजी से चल रही थी। वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगी।
रुद्र भी थोड़ा थोड़ा आगे आने लगा। इसी तरह पीछे हटते हटते ईसा दरवाजे से लग गई और उसने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली और एकाएक उसके मुंह से निकला, मुझे माफ कर दो। रुद्र की आंखें बड़ी हो गई। मैंने उस दिन तुम्हारे ऊपर पानी फेंका था, मुझे नहीं फेंकना चाहिए था। उस दिन मेरी जान बचाई थी तुमने, तो मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए तुम्हारे ऑफिस आई थी। पर तुमने जिस तरह मुझे अपने गुंडे भेजकर बुलवाए थे, मुझे गुस्सा आ गया। इतना कहकर ईसा चुप हो गई। रुद्र एक टक उसके चेहरे को देख रहा था। ईसा के चेहरे पर इस समय दुनिया भर की मासूमियत फैली हुई थी। रुद्र उसके थोड़ा और करीब आ गया। ईसा की धड़कनें किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह धक धक करने लगी। तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? ईसा ने हाँ में अपना सर हिलाया। ओके, कहते हुए रुद्र वापस जाकर अपने कुर्सी पर बैठ गया। फिर यही बात तुम अपने घुटने पर बैठकर अपने हाथ जोड़कर कहो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ईसा ने वैसा ही किया। रुद्र के चेहरे पर एक डेविल जीत की मुस्कान आ गई थी। गो, एक कड़क आवाज केबिन में गूंजी और ईसा खड़ी हो गई। उसके साथ ही उसने बोलना शुरू कर दिया, हमारा और तुम्हारा हिसाब बराबर। आज के बाद न तो तुम मेरे रास्ते आ गई, न ही मैं तुम्हारे रास्ते। हम दोनों सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय हैं और बेवजह मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। मैंने माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि मेरी गलती थी। रुद्र उसे अपनी एक भौं चढ़ाकर देख रहा था। और हाँ, अगली बार मेरे पास उतना ही काम भेजना जितना कि मुझे पैसे मिलते हैं। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो मैं एक्स्ट्रा काम करूँगी। और रही बात ऑफिस से जाने की, अगर मुझे लगा कि मेरे साथ ऑफिस में जानबूझकर ज्यादती की जा रही है तो मैं उसी दिन ऑफिस छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर ईशा बिना रुद्र की बात सुने ही वहां से चली गई और केबिन के दरवाजे को जोर से बंद किया। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। आई लाइक दिस योर एटीट्यूड मिस ईशा रॉय। और वह मुस्कुराते हुए दरवाजे को देखने लगा जो अभी भी थोड़ा बंद और कभी खुल रहा था। नाइस, मुझे ऐसे लोग पसंद है जो मेरे पीठ पीछे नहीं बल्कि मेरे मुंह पर मेरी कमियां गिनाते हैं। और उसके माइंड में एक ही बात गूंजने लगी। रही बात मुझे ऑफिस छोड़कर जाने की, अगर जिस दिन मुझे लगा कि मेरे साथ इस ऑफिस में ज्यादती हो रही है, मैं चली जाऊंगी। पता नहीं कि ऑफिस छोड़कर जाने के नाम पर रुद्र के दिल में एक टीस सी उठी और उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। शाम को जब सबकी छुट्टी हुई तो सभी अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन ईशा पार्किंग की तरफ बढ़ गई। तो स्कूटी से आई है क्या? अर्चना ने पूछा। नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे काम है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी और वो रुद्र के प्राइवेट पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगी। पूजा और करण दोनों ने दौड़कर उसके एक एक बाजू पकड़ लिया। उधर कहाँ जा रही है? वो बॉस का प्राइवेट एरिया है, उधर कोई नहीं जाता। देख कितने बॉडीगार्ड हैं। क्यों जानबूझकर आफत मोल लेती है? फिर कहेगी कि रुद्र सर बुरे हैं। ईशा ने दोनों को घूर कर देखा। तुम दोनों तो तारीफ ऐसे कर रहे हो उसकी जैसे वो तुम लोगों को बिना काम करवाए ही पैसा देता है। और ईशा ने उन दोनों से अपना हाथ छुड़ा लिया। एक मिनट, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? करण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कुछ नहीं चल रहा है मेरे दिमाग में, और जो भी चल रहा है कल पता चल जाएगा। बाय। कहते हुए ईशा अपना दोनों हाथ छुड़ाकर जल्दी से भाग गई। खुद मरेगी और सबको मरवाएगी, पूजा ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। तब तक ईशा दौड़ते हुए रुद्र के प्राइवेट पार्किंग में घुस गई। रुद्र के खौफ की वजह से इस पार्किंग एरिया में कोई नहीं आता था, इसलिए उसके बॉडीगार्डों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वे सब आराम से बैठकर पत्ते खेल रहे थे। जब तक उनके पास रोनी का फोन नहीं आ जाता कि बॉस आ रहे हैं, तब तक वे सब बैठकर पत्ते खेलते रहते। ईशा ने इसी बात का फायदा उठाया और वो गाड़ियों की ओर से छुपते छुपाते उन गाड़ियों के बीच पहुंच गई। फिर उसने अपने बैग से कील निकाला और उन कील को गाड़ियों के आगे जमीन पर उल्टा कर कर धंसाने लगी। उसने लगभग ऐसा सभी गाड़ियों के चक्के के नीचे कर दिया। जैसे ही वो सारी गाड़ी स्टार्ट होती, कील उसके टायर में घुस जाती और वह कुछ दूरी पर जाकर पंक्चर हो जाती। फिर उसने फेविकोल निकाला और गेट के हैंडल पर लगाने लगी। तभी गलती से उसकी बॉडी कार से टच हो गई। ईशा का गाड़ी से टच होना था कि गाड़ी से सायरन की आवाज आने लगी और गाड़ी बिप बिप करके आवाज करने लगी। ईशा जल्दी से वहां से दूसरी गाड़ियों के पीछे छिप गई। जब बॉडीगार्डों के कानों में ये आवाज पड़ी, वे सब दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचे, लेकिन तब तक गाड़ी बजना बंद हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी गाड़ी बजी है। अभी कोई घुस आया है, एक बॉडीगार्ड ने कहा। चलो ढूंढो, नहीं तो हम सबकी खैर नहीं। फिर वे लोग ढूंढने लगे, मगर ईशा जिस तरह से छुपते छुपाते आई थी, उसी तरह से वो छुपते छुपा